जय हिंद दोस्तों, मैं डी के साहनी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल इंस्पायर 5.0। तो आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का रिवीजन, वो भी कितना, मात्र एक वीडियो में। इस वीडियो में ही हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट सॉलिड स्टेट को क्लियर करेंगे। वो भी आप रिवीजन समझें या फिर इसको क्रैश कोर्स समझें। क्रैश कोर्स का मतलब होता है रैपिडली रिवीजन, और एक ही वीडियो में पूरा का पूरा देखेंगे। इसलिए आप, और इसमें जो बताया गया है, जो भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और ये फाइनल आप अपने कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। और नोट करके पूरा एकदम याद कंप्लीट करते चलें, याद करते चलें, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आपका 12th का इस बार जो होने वाला है उसमें आएगा ही आएगा, ठीक है। हम लोग शॉर्टली इसको रिवीजन करते हैं, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हम लोग का टॉपिक है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। सवाल पूछा जाता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग किसको कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग क्या करते हैं, दूसरे नाम से भी जाना जाता है, रावादार ठोस भी जाना जाता है, या फिर वास्तविक ठोस भी, इसी को कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही, ठीक है। इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार हम लोग लिखेंगे, वह सॉलिड जिसके अवयवी कण जैसे एटम, मॉलिक्यूल या आयन 3 डायमेंशन में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या कहते हैं उसको? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल हम लोग देखिए, एग्जाम्पल बात कर लेंगे, हीरा, ग्रेफाइट, साधारण नमक। अक्सर यही एग्जाम्पल पूछा जाता है, ये तीनों, या तो हीरा आ जाएगा, या तो ग्रेफाइट आ जाएगा, या तो साधारण नमक। सवाल पूछा जाता है इनमें से पहचानिए कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड का उदाहरण है, इनमें से कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड का उदाहरण है। तो हम लोग को याद रखना है क्या, हीरा, ग्रेफाइट और साधारण नमक, ठीक है। इसका डेफिनेशन पूछा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है और इसका उदाहरण बताएं। अदरवाइज जैसे इनमें से पहचानिए कि कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, या फिर इसी के आधार पर पूछा जाता है कि इनमें से कौन रवादार ठोस है, ठीक है। इसी को देखिए क्या क्या बोलते हैं, इसी को बुलाता है इसे रवादार ठोस, या फिर इसी को बुलाता है वास्तविक ठोस भी कहा जाता है, ठीक है। तो रवादार अगर ठोस यूज़ कर ले वो वहाँ वर्ड, तो आपको घबराना नहीं है। रवादार ठोस का मतलब क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड को, क्रिस्टलीय ठोस को ही हम लोग क्या कहते हैं, रवादार ठोस भी कहते हैं, या फिर उसी को हम लोग वास्तविक ठोस भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला टॉपिक है हम लोगों का कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको कहते हैं, मतलब अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। उसी का ठीक हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। इसमें क्या बोलेंगे कि ठोस वह ठोस जिसका अवयवी कण जैसे एटम, मॉलिक्यूल से आयंस 3 डायमेंशन में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं। देखिए डेफिनेशन में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग लाना है। अगर मतलब कि अगर कि आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड का अगर आपको डेफिनेशन याद हो जाता है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का भी याद कर सकते हैं। इसमें सिर्फ क्या लगाना है, इसमें क्या होता है, इसका जो अवयवी कण होता है वो निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको क्या, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। और एग्जाम्पल आपको याद रखना है एकदम, कांच, रबर और प्लास्टिक। ये सवाल पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, या फिर पूछा जाता है इनमें से कौन बेरवादार ठोस है, या फिर ये भी पूछा जाता है इनमें से कौन एमॉर्फस सॉलिड है, ठीक है। जैसे देखिए इसको हम लोग और भी नाम से जानते हैं, इसे एमॉर्फस सॉलिड या बेरवादार ठोस या आभासी ठोस से भी के नाम से भी इसको जाना जाता है, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एमॉर्फस सॉलिड कहिए, बेरवादार ठोस कहिए, या फिर आप कह सकते हैं इसको कि आभासी ठोस, ठीक है। तीनों में से कुछ भी पूछे तो ये इसका मतलब क्या होगा, ये किसके बारे में पूछ रहा है, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में ये पूछ रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे, देखिए इसका एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आता है कांच, रबर, प्लास्टिक। याद रखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस बोले, या फिर आपको अक्रिस्टलीय ठोस बोले, या फिर आपको बेरवादार ठोस बोले, तो आपको एग्जाम्पल क्या रखना है, कांच, रबर, प्लास्टिक को क्या करते हैं हम लोग, बेरवादार ठोस कहते हैं, या फिर अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक, इसको नोट कर लें आप। नेक्स्ट अगला है हम लोग का, अगला है कि क्रिस्टलाइन एवं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में अंतर क्या होता है। क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या अंतर होता है? देखिए क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखिए हम लोग क्या समझे कि इनमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, निश्चित ज्यामिति में इसका कण व्यवस्थित रहता है। इसमें ठीक उल्टा लगा लेंगे, इसके अवयवी कण निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं। दूसरा विषमदैशिक, विषमदैशिक का मतलब होता है कि वह किसी पदार्थ का अगर कोई ठोस का अगर सब दिशा में अगर इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर अलग अलग होता है, उसको कहते हैं हम लोग विषमदैशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? विषमदैशिकता। फिर से समझें, ठोस का क्या होता है, नॉन क्रिस्टलाइन ठोस का क्या होता है, सब दिशा में अगर उसका गुण अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग दिशा में जो अलग अलग होगा तो उसको कहेंगे विषमदैशिक। अगर सब दिशा में उसका गुण अगर एक समान होगा तो उसको कहते हैं हम लोग समदैशिक कहते हैं, ठीक है। इसमें कण क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होता है, मतलब अगर आप कण को सजाएंगे तो आपका क्या होगा, ज़्यादा दूर तक इसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, किसको, क्रिस्टलाइन सॉलिड के कण को। लेकिन
इसमें जो है कण का अरेंजमेंट जो होता है वो किस में होता है, शॉर्ट रेंज में होता है। ठीक है, तो पहला क्या होगा, इसमें अवयवी कण क्या निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, और इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, इसके अवयवी कण निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं। इसमें लिखेंगे यह विषमदैशिक होता है, इसमें लिखेंगे यह असमदैशिक होता है, इसमें लिखेंगे इसके कण लार्ज ऑर्डर में होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होते हैं, और इसमें लिखेंगे हम लोग इसमें कण क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होता है। ठीक है, 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट इसमें लिखेंगे हम लोग इसे ट्रू सॉलिड भी कहते हैं, मतलब इसको हम लोग वास्तविक ठोस के भी नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, वास्तविक ठोस भी कहते हैं। ठीक है, इसी में ले लेंगे हम लोग, इसको आभासी ठोस कहते हैं या फिर इसको कहते हैं क्या, फॉल्स सॉलिड। उसको बोलते हैं हम लोग ट्रू सॉलिड, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, फॉल्स सॉलिड। इसमें क्या होता है, हीट ऑफ फ्यूजन निश्चित होता है, और इसका हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है। ये यहाँ से सवाल पूछता है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 5-5 अंतर दे देंगे, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का अंतर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला सवाल पूछा जाता है कि कांच को अतिस्थित द्रव क्यों कहा जाता है, कांच को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है, कांच को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है। ठीक है, कांच को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं हम लोग, क्योंकि कांच में क्या होता है, द्रव के जैसा बहने का गुण पाया जाता है। कांच को हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड मतलब अतिस्थित द्रव क्यों कहते हैं, क्योंकि कांच में क्या होता है, द्रव के जैसा बहने का, फ्लो होने का गुण पाया जाता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, कांच को अतिस्थित द्रव कहते हैं। अक्सर ये एग्जाम्पल जो है, पुराना घर का जो खिड़की होता है, पुराना घर का जो खिड़की होता है उसमें लगा हुआ कांच को जब हम लोग छुएंगे तो छूने से पता चलेगा कि अपर वाला जो पार्ट होगा वो थोड़ा सा पतला हो गया होगा, और नीचे वाला पार्ट क्या होता है, बहुत हल्का सा उसमें चेंजिंग आता है, हल्का सा मोटा हो गया होगा। अब वो भी ऐसा नहीं कि 2-3 दिन का कांच लगा हुआ, बहुत दिन 10-20 साल अगर पुराना है खिड़की, उसको छूने से पता लगेगा कांच का। ठीक है, तो इसीलिए लिखे हुए हैं कि कांच को अतिस्थित द्रव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, द्रव के जैसा फ्लो होने का प्रवृत्ति पाई जाती है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, अतिस्थित द्रव कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है हम लोग का यूनिट सेल। क्या है टॉपिक, अगला हम लोग का टॉपिक है यूनिट सेल। अगला हम लोग का टॉपिक है यूनिट सेल। देखिए, ये होता है हम लोग का क्रिस्टल या फिर क्रिस्टल लैटिस हम लोग इसको कहते हैं, और इस क्रिस्टल लैटिस में किसी एक पार्ट को अगर हम लोग बात करें, किसी एक पार्ट को अगर निकालें, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ठीक है, इस पार्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, ये पार्ट जो हम लोग का है ये, ठीक है, इसको अगर हम लोग कलर कर दें तो एक पोर्शन जो होता है इसका, इसी एक पोर्शन को क्या कहते हैं हम लोग, यूनिट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी क्रिस्टल का जो एक पोर्शन होता है, एक क्यूब जो होता है, उसी को कहते हैं हम लोग यूनिट सेल। और यूनिट सेल जो हम लोग को मिलेगा जस्ट लाइक ऐसा मिलेगा। ठीक है, ये ठीक है, ये हम लोग का क्या है, एक यूनिट सेल है। क्या है ये हम लोग का एक यूनिट सेल है। ठीक है, अब देखिए इस यूनिट सेल में, देखिए यूनिट सेल का भी टाइप होगा, एक होता है एससीसी, ठीक है, दूसरा होता है हम लोग का बीसीसी, और तीसरा होता है एफसीसी, और एक होता है हम लोग का ईसीसी। एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी होता है। अब देखिए एससीसी को हम लोग कैसे पहचानेंगे, अगर क्यूब का प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक एटम रहता है, क्यूब का प्रत्येक कॉर्नर पर अगर एक एटम रहता है, मतलब सीधा सा बोल सकते हैं कि अगर यूनिट सेल का प्रत्येक कॉर्नर पर अगर एक एक एटम प्रेजेंट रहता है तो वैसे यूनिट सेल को कहते हैं हम लोग एससीसी, सिंपल क्यूबिक सेल कहते हैं। लेकिन अगर यूनिट सेल का प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक एटम, ठीक है, यूनिट सेल का प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक एटम, तथा इसके अलावा एक एटम जो है इसका सेंटर में रहता है, इसका सेंटर में रहता है, जिसको बोला जाता है बीसीसी। क्या बोला जाता है इसको, बीसीसी बोला जाता है, बॉडी सेंटर सेल बोला जाता है। लेकिन अगर हम लोग का प्रत्येक कॉर्नर पर यूनिट सेल का एक एक एटम रहता है, अगर एक एक एटम कहाँ रहता है, प्रत्येक कॉर्नर पर प्रेजेंट रहता है, और एक एक एटम कहाँ रहता है, उसके फेस पर उपस्थित रहता है। कहाँ रहता है, उसके फेस पर उपस्थित रहता है। कहाँ रहता है, फेस पर। तो फेस कितना होता है यूनिट सेल में, क्यूब में देखिएगा फेस होता है हम लोग का 6। अगर 6 फेस पर, अगर प्रत्येक फेस पर अगर एक एक एटम प्रेजेंट रहता है, कॉर्नर के अलावा कॉर्नर पर प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक एटम, क्योंकि 8 कॉर्नर होता है तो 8 एटम, तथा उसके अलावा जो है प्रत्येक फेस पर अगर एक एक एटम उपस्थित रहता है तो उसको ही हम लोग कहते हैं क्या, एफसीसी। क्या कहते हैं उसको, एफसीसी। और एक यूनिट सेल आता है, और एक यूनिट सेल आता है, देखिए ऐसा, ये यूनिट सेल है हम लोगों का। और ये यूनिट सेल का प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक एटम,
प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक एटम, और 2 एटम जो होगा अगर इसका प्रत्येक अपोजिट फेस पर होगा। अपोजिट फेस कहने का मतलब है कि एक एटम उस फेस पर और एक एटम इस फेस पर हो, दोनों अगर अपोजिट फेस पर अगर उपस्थित रहता है एटम, तो ऐसे यूनिट सेल को हम लोग कहते हैं ईसीसी, इंड सेंटर्ड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंड सेंटर्ड सेल। फिर से समझें, अगर सुनिए, अगर यूनिट सेल का प्रत्येक कॉर्नर पर अगर एक एक एटम उपस्थित रहता है, यूनिट सेल का प्रत्येक कॉर्नर पर अगर एक एक एटम उपस्थित रहता है, उसको कहते हैं हम लोग सिंपल क्यूबिक सेल, और सिंपल क्यूबिक सेल को हम लोग शॉर्टली लिखते हैं एससीसी। ठीक है, अगर यूनिट सेल का प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक एटम रहता है तथा इसके अलावा एक एटम यूनिट सेल का सेंटर में रहता है, एक एटम कहाँ रहता है? यूनिट सेल के केंद्र में रहता है, तो उसको बोला जाता है बीसीसी। ठीक है, अगर यूनिट सेल का प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक एटम रहता है, अगर यूनिट सेल का प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक एटम रहता है तथा इसके अलावा प्रत्येक फेस पर भी अगर एक एक एटम प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है, तो ऐसे सेल को कहा जाता है एफसीसी। लेकिन यूनिट सेल का प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक एटम तथा 2 एटम जो है अपोजिट फेस में अगर प्रेजेंट रहता है, कहाँ रहता है? 2 एटम अपोजिट फेस में अगर प्रेजेंट रहता है, तो इसको बोला जाता है ईसीसी, या फिर इसको हम लोग पूरा बोलते हैं इंड सेंटर्ड सेल। तो यूनिट सेल हम लोग का 4 प्रकार का होता है, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। हो गया क्लियर? नेक्स्ट अगला है, देखिए पूछा जाता है कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल किस में कितना होता है? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल किस में कितना होता है? तो याद रखेंगे ये है हम लोग का यूनिट सेल और ये है नंबर ऑफ एटम। एससीसी में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1 होता है, बीसीसी में कितना होता है? 2 होता है, एफसीसी में 4 होता है, और ईसीसी में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होता है? 2 होता है। ये ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाता है कि एससीसी में बताए सिंपल क्यूबिक सेल में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होता है? 1। ठीक है, अब बीसीसी में कितना होता है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल? 2। एफसीसी में पूछेगा तो बोलेंगे एफसीसी में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होता है? 4। और ईसीसी में पूछेगा तो कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। नेक्स्ट अगला ये भी पूछा जाता है, देखिए रेडियस और इट्स लेंथ। यूनिट सेल का जो है रेडियस, जैसे हम लोग सपोज दैट ये हम लोग का यूनिट सेल है, क्या है? ये हम लोग का यूनिट सेल है। ठीक है, यूनिट सेल है। यूनिट सेल का प्रत्येक कॉर्नर पे क्या करते हैं हम लोग? एटम को रख देते हैं। ठीक, और ये हम लोग मान लेते हैं इसका इट्स लेंथ है, इट्स लेंथ मान लेते हैं ए, और इस एटम का रेडियस मान लेते हैं हम लोग क्या कि आर। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता होता है, क्या संबंध होता है? तो याद रखेंगे एससीसी के लिए अगर बोलेगा कि एससीसी में क्या संबंध होता है रेडियस और साइड लेंथ में, तो हम लोग बोलेंगे आर बराबर a/2 होता है। ठीक है, और बीसीसी में पूछेगा तो आर बराबर क्या होगा? √3a/4। अगर एफसीसी में पूछेगा तो a/2√2। ठीक है, रेडियस और किसके बीच में? इट्स लेंथ के बीच में रिलेशन होता है। और इससे जो है छोटा छोटा न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। आपको क्या करता है, या तो वो एटम का रेडियस दे देगा, बोलेगा इट्स लेंथ यूनिट सेल का निकालने के लिए, या तो वो क्या करता है थोड़ा सा चेंजिंग करता है, या तो बोलता है साइड का लेंथ दे देता है, या फिर इट्स लेंथ दे करके वो रेडियस पूछ लेता है, या फिर रेडियस देख का वैल्यू दे करके आपको इट्स लेंथ पूछ लेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, फॉर्मूला पर बैठाना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है कि कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग किसको कहते हैं? सिंपल होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोई भी एटम लेते हैं और इस एटम को कितना एटम डायरेक्टली टच कर रहा है, कोई भी एटम है तो इसको कितना एटम डायरेक्टली टच कर रहा है, मतलब नियरेस्ट नेबरिंग एटम को ही बोला जाता है इसका क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। उसी को लिखा हुआ है किसी भी संकुल मतलब होता है कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के केंद्रीय परमाणु या आयन से जुड़े हुए परमाणु या आयन्स की संख्या को ही क्या कहते हैं? उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट अगला है सवाल पूछा जाता है कि एससीसी में बताए, एससीसी में जो होता है एक एटम जो है कितना एटम के साथ में अटैच रहता है डायरेक्टली। ठीक है, मतलब ये कि एससीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? याद रखेंगे 6 होता है। बीसीसी का अगर पूछेगा तो 8 होता है, और एफसीसी का अगर पूछेगा तो 12 होता है, या फिर एफसीसी, या फिर बोलेगा सीसीपी, या फिर एचसीपी। ठीक है, तीनों में किसी का भी बोले कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोलेंगे हम लोग? 12। देखिए यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि एचसीपी यूनिट सेल में बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो बोलेंगे 12। सीसीपी में पूछेगा फिर भी बोलेंगे 12, एफसीसी में पूछेगा फिर भी बोलेंगे 12, लेकिन एससीसी में बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बीसीसी में पूछेगा तो बोलेंगे क्या कोऑर्डिनेशन नंबर उसका? 8 होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है कि पैकिंग एफिशिएंसी किसको कहते हैं? देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिट सेल बनाते हैं। ठीक है,
ये यूनिट सेल हम लोग का। अब क्या करते हैं, इस यूनिट सेल के अंदर में क्या करते हैं, ढेर सारे एटम को हम लोग रखते हैं, अरेंज करते हैं। एटम को अरेंज करने के बाद होता क्या है, एटम को अरेंज करने के बाद कुछ जगह जो है घेर लेता है। कौन घेर लेता है, एटम घेर लेता है। तो वही कितना स्थान घेरता है कोई एटम यूनिट सेल का कितना जगह घेर लेता है, उसी को कहा जाता है पैकिंग इफिशियंसी। ठीक है, जैसे लिखे हुए किसी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कण क्रिस्टल के कुल आयतन का जितना आयतन घेरता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं। हो गया क्लियर। देखिए यहाँ से सवाल ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि बताइए एससीसी में जो होता है, एससीसी में कितना प्रतिशत भाग जो है एटम द्वारा घेर लिया जाता है और कितना प्रतिशत भाग खाली रहता है। देखिए पूछा जाता है एससीसी में कितना होगा, तो बोलेंगे 52% भाग एटम द्वारा घेर लिया जाता है और कितना प्रतिशत भाग खाली रहता है, रेस्ट 100 में जितना भी बचेगा वो क्या रहेगा, खाली स्थान होगा। ठीक, पूछा जाता है बीसीसी में बताइए एटम द्वारा कितना स्थान घेर लेता है, या फिर ऐसे भी पूछा जाता है कि बीसीसी में पैकिंग इफिशियंसी क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे 68%। ठीक है, अगर हो सकता है वो फ्रैक्शन में देगा तो बोलेंगे 0.52। ठीक है, इसमें अगर बोलेगा 0.68, फ्रैक्शन में अगर सिर्फ बोलेगा, परसेंटेज में अगर नहीं बोलेगा तो, अगर इसमें बोलेगा तो बोलेंगे 0.74, फ्रैक्शन में अगर देगा तो। ठीक है, हाँ यहाँ अगर बोलेगा कि कितना प्रतिशत भाग खाली रहता है एससीसी में, बोलेंगे 48%। अगर आपसे बीसीसी में बोलता है तो बोलेंगे 32% खाली रहता है। और एफसीसी में, सीसीपी में या फिर एससीपी में, इन तीनों में एफसीसी बोले, बीसीसी बोले, एफसीसी बोले, सीसीपी बोले या फिर एससीपी बोले, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 याद रखेंगे। और इसमें पैकिंग इफिशियंसी कितना होता है, 74% होता है। बोलेगा खाली स्थान कितना रहता है इसमें, तो बोलेंगे 26% होता है। याद रहेगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है एससीसी के लिए 52%, पैकिंग इफिशियंसी खाली कितना रहता है 48%, बीसीसी के लिए 68%, खाली कितना रहता है 32%, और एफसीसी, सीसीपी और एससीपी के लिए कितना परसेंट एफिशिएंसी होता है 74% और खाली कितना रहता है 26%। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा तो ये वाला ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट अगला हम लोग का कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताइए कि यूनिट सेल का जो है इट्ज लेंथ होता है, एटम का जो रेडियस होता है और उसका जो डेंसिटी होता है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो याद रखेंगे D बराबर होगा Z इंटू एम AQ/Na, जहाँ m है हम लोग का मॉलिक्यूलर मास, क्या है मॉलिक्यूलर मास है हम लोग का, n है हम लोग का एवोगाड्रोज नंबर, क्या है एवोगाड्रोज नंबर। ठीक है, A है हम लोग का इट्ज लेंथ। ठीक है, क्या है ये इट्ज लेंथ है, इट्ज लेंथ मतलब यूनिट सेल का किनारा का लंबाई, और Z है हम लोग का एटॉमिक नंबर, Z क्या है हम लोग का एटॉमिक नंबर है। ठीक है, बाकी D तो जान रहे हैं, D क्या होता है यूनिट सेल का डेंसिटी, D यूनिट सेल का डेंसिटी, Z बराबर एटॉमिक नंबर क्या होगा कोई भी तत्व का। ठीक है, और M होगा उसका मॉलिक्यूलर मास, A होगा साइड का लेंथ यूनिट सेल का, और Na होगा क्या एवोगाड्रोज नंबर, जहाँ एवोगाड्रोज नंबर का वैल्यू जानते होंगे 1 मोल बराबर कितना 6.022 गुना 10 पे पावर कितना 23 होता है। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है D बराबर Z इंटू एम AQ इंटू Na। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट अगला है हम लोग का कि पैकिंग, क्लोज पैकिंग किसको कहते हैं। देखिए क्लोज पैकिंग का मतलब होता है कि एटम को हम लोग किस किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, परमाणु को हम लोग कैसे कैसे रख सकते हैं। ठीक है, उसी को बोला जाता है क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो हम लोग का देखिए 3 तरह से रख सकते हैं, या तो 1 डायमेंशन में रख सकते हैं, 2 डायमेंशन में रख सकते हैं, या फिर 3 डायमेंशन में रख सकते हैं, 3 डायमेंशन में रख सकते हैं। देखिए 1 डायमेंशन में जो रखते हैं कुछ इस प्रकार से रखते हैं, समझते हैं इसको। इसमें क्या करते हैं, स्फीयर को सिंपल ही रखते हैं, इसमें क्या करते हैं स्फीयर को सिंपल ही रखते हैं हम लोग। स्फीयर को देखिए एक दूसरे से सटा करके रख देते हैं, क्या करते हैं एक दूसरे से सिंपल ही सटा करके रख देते हैं। ठीक है, एक दूसरे से सटा करके रखते हैं, तो ध्यान से आपको दिख रहा होगा कि एक एटम जो है कितना एटम को डायरेक्टली टच कर रहा है। सपोज दैट कोई भी एटम को एक ठो ले लेते हैं, सपोज दैट इसी एटम को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना को टच कर रहा है, तो आपको दिख रहा होगा इसको भी टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है। तो एटम कितना को टच कर रहा है, 2 एटम को टच कर रहा है। तो मतलब ये भी बोल सकते हैं हम लोग कि एक एटम से कितना एटम जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, या फिर सटा हुआ कितना है 2। तो इसलिए इसको कहते हैं हम लोग किसका
CN मतलब होगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 1 डायमेंशनल, क्लोज पैकिंग का कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, ये कौन सा डायमेंशन में है क्लोज पैकिंग, 1 डायमेंशन में। लेकिन हम लोग का 2 डायमेंशन में जो होता है, 2 डायमेंशन में हम लोग 2 तरह से सजाते हैं, या तो हम लोग का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है, या तो हम लोग का स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है, या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है। तो हम लोग समझते हैं कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किसको कहेंगे और स्क्वायर क्लोज पैकिंग किसको कहेंगे। ठीक, चलिए देखिए, जैसे हम लोग देखिए एटम को हम लोग 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं। एटम को कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं। यहाँ उल्टा हो जाएगा, ऊपर का होगा 6, देखिए ऊपर वाले का हो जाएगा 6, ऊपर वाले कितना हो जाएगा 6, और नीचे वाला का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4 होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग और रिपीट करते हैं। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को क्या करते हैं, एक लेयर लेते हैं 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का, और इसी के ठीक अगला लेयर को जो रखते हैं, ठीक इसके ऊपर में दूसरा लेयर का एटम आ जाना चाहिए। जैसे देखिए पहला लेयर का एटम ये है, दूसरा लेयर का एटम ठीक इसके ऊपर में आया है, देखिए ध्यान से, ऐसा ही है। अगर ऐसा अरेंज करते हैं, फिर से हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट लेयर लेते हैं, नेक्स्ट लेयर को रखते हैं, इसमें ध्यान रखा जाता है कि अगला लेयर का भी एटम कहाँ आना चाहिए, ठीक इसके ऊपर में आना चाहिए। तो प्रत्येक एटम को जब हम लोग देखते हैं तो प्रत्येक एटम कितना एटम को टच कर रहा होता है। जैसे यही एटम का बात करें तो ये भी एटम को टच कर रहा है, इसको भी एटम को, इसको भी और इसको भी। जब सबका सेंटर को जब मिलाएंगे हम लोग, तो सेंटर को मिलाने से क्या होता है, एक हम लोग को स्क्वायर मिलता है। सेंटर को मिलाने का क्या मिलता है, एक हम लोग को स्क्वायर मिलता है, और इसी स्क्वायर के कारण इसको हम लोग बोलते हैं हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, और ये होता है हम लोग का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्यों, क्योंकि इसमें जो लेते हैं हम लोग फर्स्ट लेयर को पहले रखते हैं, और सेकेंड लेयर को जो रखते हैं, सेकेंड लेयर को रखते हैं, इसमें एक चीज़ ध्यान रखा जाता है कि सेकेंड लेयर का एटम जो आना चाहिए, 2 एटम के बीच में जो गड्ढा होता है, 2 एटम के बीच में ये जो गड्ढा दिख रहा है ये वाला, इसी पोजीशन में क्या करता है, सेकेंड लेयर का एटम आना चाहिए। अगर ऐसा अगर अरेंजमेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक एटम 6 एटम को टच कर रहा होता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये एटम जो है कितना को टच कर रहा है, इसको भी 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 टच कर रहा है, और इसको भी। सबका जब सेंटर को हम लोग मिलाएंगे, क्या करेंगे, सबका सेंटर को जब मिलाएंगे तो इससे क्या होगा, टोटल 6 एटम को ये टच करेगा। ठीक है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बोलेंगे हम लोग, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक एटम जो है 4 एटम को टच कर रहा होता है। ठीक है, देखिए जैसे देखिए इसमें क्या हो रहा है कि पहला लेयर, ये दूसरा लेयर, फिर देखिए नेक्स्ट लेयर जो होता है ए वाला ही रिपीट हो रहा है, फिर बी वाला। तो इस प्रकार की क्लोज पैकिंग को हम लोग, अरेंजमेंट को हम लोग ए बी क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बताइए स्क्वायर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद कर रखेंगे ए बी क्लोज पैकिंग कहते हैं। और स्क्वायर क्लोज पैकिंग का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, ए होता है। ए कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो है लेयर, सेम लेयर रिपीट होता जाता है। क्या होता है इसमें, सेम लेयर क्या होता है, रिपीट होता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, ए टाइप का अरेंजमेंट कहते हैं। आ गया समझ में। यहाँ से 2 चीज़ आपको याद रखना है। पहला चीज़ ये याद रखना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। दूसरा चीज़ इसका आपको याद रखना है कि इसमें अरेंजमेंट जो होता है एटम का वो कैसा होता है। तो हम लोग बोलेंगे ए टाइप का अरेंजमेंट होता है। और हम लोग को पूछेगा हेक्सागोनल में किस तरह का अरेंजमेंट होता है, तो उसमें कहेंगे हम लोग ए बी टाइप का अरेंजमेंट होता है। दूसरा पूछेगा कि इसका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमसे पूछेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे हेक्सागोनल का 6, और इसका स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कितना बोलेंगे हम लोग, 4 बोलेंगे। ठीक है, याद रहेगा ये। नेक्स्ट अगला है हम लोगों का 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हम लोग का 3 तरह से होता है। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कितना तरह से होता है हम लोग का, 3 अब क्या करते हैं यहाँ 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का स्क्वायर क्लोज पैकिंग को हम लोग क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेते हैं, ठीक इसी के ऊपर में क्या करते हैं, दूसरा स्क्वायर क्लोज पैकिंग रखते हैं, फिर दूसरे तीसरे को, फिर चौथा लेयर को, फिर 5वां लेयर को। इस तरह से जब रखते हैं तो उससे क्या होता है, बीसीसी अरेंजमेंट मिलता है। क्या होता है, बीसीसी अरेंजमेंट। तो बीसीसी का हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8 होता है। और इसमें भी जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, सेम लेयर रिपीट हो रहा है, ए। ठीक है, इसका भी अरेंजमेंट अगर पूछेगा तो किस तरह का होता है, तो बोलेंगे ए टाइप का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, लेयर का। लेकिन इसमें अगर बात करें, देखिए एक होता है इसमें SCP और दूसरा होता है CCP। इन दोनों में आपको क्या रखना था ना, मेनली जो आपको इसमें बात का याद रखना है वो ABC अरेंजमेंट होता है। इसमें
इसमें जो एटम का अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, ABC होता है। अगर आपको CCP SCP में अगर पूछेगा तो बोलेंगे AB टाइप का अरेंजमेंट होता है, और CCP में क्या होता है, ABC। मतलब ये कि फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर से नहीं मिलता है, थर्ड लेयर भी नहीं मिलता है, लेकिन फोर्थ लेयर जैसे ही हम लोग रखेंगे इसके ऊपर में तो फोर्थ लेयर क्या होगा, फर्स्ट लेयर के ठीक समान होगा। इसीलिए हम लोग का ABC तक डिफरेंट लेयर होता है और फोर्थ लेयर क्या होता है वो अलग आता है। तो इसमें देखिए मेनली आपको याद क्या रखना है, याद रखना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, BCC का 8 होता है, CCP का कितना होता है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है, और SCP का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12 होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना है इसका कि SCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है और इसका अरेंजमेंट कैसा होता है एटम का। तो एटम का अरेंजमेंट क्या याद रखेंगे, AB टाइप का होता है, और CCP का में जो अरेंजमेंट होता है परमाणु का वो कैसा होता है, ABC और ABC टाइप का होता है। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। तो याद रखेंगे दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 12 होता है, लेकिन इसमें एटम का जो अरेंजमेंट होता है इसमें SCP में AB टाइप का होता है अरेंजमेंट, लेकिन CCP में क्या होता है, ABC टाइप का होता है। आ गया यहाँ तक समझ में, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव सिर्फ पूछा जाता है। नेक्स्ट अगला हम लोग का कि त्रिज्या अनुपात किसको कहते हैं। देखिए कोई भी आयनिक क्रिस्टल जब लेते हैं उसमें दो चीज़ पाया जाता है, एक पाया जाता है हम लोग का धनायन और दूसरा पाया जाता है ऋणायन। तो धनायन और ऋणायन का जो रेडियस का अनुपात होता है उसी को कहा जाता है रेडियस रेशियो। उसी को लेकर मैं देखिए आयनिक ठोस में धनायन की त्रिज्या एवं ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, रेडियस रेशियो कहा जाता है, ठीक है। जैसे रेडियस रेशियो बराबर हम लोग फॉर्मूला रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन R+/R-। ठीक है, इसको अगर फॉर्मूला को घेरना चाहें घेर लेंगे, अच्छा रहेगा, याद रहेगा फॉर्मूला। रेडियस रेशियो बराबर क्या होता है, रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय क्या, रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट अगला है हम लोग का कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ये आपको क्या करता है, रेडियस रेशियो दे रखता है। बोलता है कि रेडियस रेशियो 0.155 से 0.225 के बीच आया और इसका बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, और इसका ज्योमेट्री कैसा होगा, बोलेंगे ट्रायगोनल प्लेनर होगा, ठीक है। अगर रेडियस रेशियो का वैल्यू अगर 0.225 से लेकर के 0.414 तक आता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 4 आएगा, और उसका जो ज्योमेट्री होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। अगर रेडियस रेशियो का वैल्यू अगर 0.414 से लेकर के 0.732 रहता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे हम लोग कि 6 होता है, और उसका ज्योमेट्री कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। लेकिन अगर रेडियस रेशियो का वैल्यू अगर आता है 0.732 से लेकर के 1 तक, इसके बिटवीन अगर आता है, बीच में आता है, तो हम लोग कहेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8 होगा, और इसका जो ज्योमेट्री होगा वो कैसा होगा, BCC होगा, ठीक है। इससे सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ध्यान रखें। अगर इसके बिटवीन अगर रेडियस रेशियो आता है तो कहेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3, और ज्योमेट्री इसका क्या होगा, ट्रायगोनल प्लेनर होगा, ठीक है। अगर आपको बोला जाता है 0.225 से अगर 0.414 तक अगर रेडियस रेशियो आता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे 4, और इसका जो ज्योमेट्री होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर रेडियस रेशियो का वैल्यू 0.414 से लेकर के 0.732 तक रहता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और उसका ज्योमेट्री क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला है हम लोग का कि अगर रेडियस रेशियो का वैल्यू 0.732 से लेकर के 1 तक रहे तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, और उसका नेक्स्ट है हम लोग का आयनिक क्रिस्टल। तो यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि NaCl में Na+ का आयन का कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, Cl- आयन का कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम लोग क्या कहेंगे कि NaCl में Na+ और Cl- दोनों का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 और 6 होगा, ठीक है। वही अगर आपसे पूछता है कि Zn में बताइए कि Zn में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, Zn2+ आयन का या फिर सल्फाइड आयन का क्या होगा, तो हम कहेंगे दोनों आयन का कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। नेक्स्ट CsCl में अगर पूछेगा कि Cs+ आयन का कितना होगा, Cl- आयन का क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, बोलेंगे 8 और 8 दोनों का। यहाँ सिंपल से याद रखें, NaCl, ZnS और CsCl में 6 8 6 होगा दोनों आयन का, इसमें क्या होगा 4 4 होगा, और इसमें क्या होगा। और सवाल देखिए ज़्यादातर पूछा जाता है इन दोनों से, ठीक है, इन दोनों से पूछा जाता है। CaF2 में Ca2+ आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो बोलेंगे 8, अगर F- आयन का बोलेगा तो बोलेंगे 4। लेकिन अगर पूछेगा कि Na2O में बताइए कि Na+ आयन का, सोडियम आयन का कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, बोलेंगे 4, और ऑक्सीजन का कितना होगा, 8 होगा। आई होप आपको ये ध्यान में रहेगा। इससे ऑब्जेक्टिव फाइनली पूछा ही जाता है, इसको आप अच्छे से, यही 500 से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर आयनिक कंपाउंड से, आयनिक क्रिस्टल से, ठीक है।
नेक्स्ट है हम लोग का कि दोष क्या होता है। यहाँ से देखिए दो दोष, या तो ये दोष आ जाएगा एग्जाम में या तो ये, दोनों तक का दोष खतरनाक है, ठीक है। दो, एक है हम लोग का शॉर्टकट इफेक्ट और एक होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो शॉर्टकट इफेक्ट हम लोग किसको कहते हैं समझते हैं कि सिंपली पहले समझते हैं फोटो से। हम लोग क्या करते हैं, एक क्रिस्टल लेते हैं, चूँकि हम लोग जानते हैं कोई भी आयनिक क्रिस्टल जो होता है, कोई भी आयनिक क्रिस्टल होता है उसमें धनायन और ऋणायन का संख्या क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, धनायन और ऋणायन का संख्या समान होता है। तो ऐसे क्रिस्टल से देखिए, इसमें देखिए M+ धनायन है, ऋणायन है, फिर धनायन है, ऋणायन है, धनायन है, ऋणायन है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इस क्रिस्टल से समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाता है, समान संख्या में से क्या होता है, धनायन और ऋणायन का संख्या क्या होता है, गायब हो जाता है। इसके कारण जो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है उसी को कहा जाता है शॉर्टकट दोष, ठीक है। तो फिर से समझें कि कोई भी आयनिक क्रिस्टल है, कोई भी सॉलिड ठोस का क्रिस्टल है, उससे अगर समान संख्या में धनायन या ऋणायन गायब हो जाता है, क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, तो इसके कारण जो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है उसी को कहा जाता है शॉर्टकट दोष, ठीक है। मतलब ये कि अगर हम लोग यहाँ से गायब कर दें इसको, ठीक है, जैसे यहाँ से एक तो आयन को गायब कर दें, यहाँ से क्या करें, एक तो आयन को गायब कर दें, चल भाई तुम गायब हो जाओ, और एक तो हम लोग क्या करते हैं, धनायन को गायब कर देते हैं। एक तो किसको गायब किए, ऋणायन को गायब किया, और इसको क्या किए, धनायन को गायब। इसके कारण जो ये जो धनायन और ऋणायन का संख्या गायब होने के कारण जो इस क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है उसको ही कहा जाता है शॉर्टकट दोष। उसी को हम लोग डेफिनेशन में लिखे हैं, ठीक है, कि जब किसी क्रिस्टल से समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन गायब हो जाती है तो इसके कारण उत्पन्न होने वाले दोष को ही क्या कहते हैं, हम लोग शॉर्टकट दोष कहते हैं। देखिए हम लोग का एग्जांपल है कि NaCl, KCl, CHCl, AgBr, इन सब में क्या पाया जाता है, इन सब में पाया जाता है शॉर्टकट दोष। ये क्या होता है, आयनिक ठोस होता है, इस आयनिक ठोस में क्या पाया जाता है, शॉर्टकट दोष पाया जाता है। शॉर्टकट दोष का एकदम आसान सा बात याद रखेंगे कि अगर किसी क्रिस्टल से समान संख्या में आयन, समान संख्या से आयन, आयन मतलब धनायन और ऋणायन समान संख्या में अगर गायब हो जाता है एक दूसरे के साथ, तो इससे उत्पन्न जो होता है क्रिस्टल में दोष उसी को कहा जाता है शॉर्टकट दोष, ठीक है। देखिए शॉर्टकट दोष होने के कारण, शॉर्टकट दोष के होने के कारण जो क्या क्या प्रभाव पड़ता है क्रिस्टल पर। देखिए इस दोष के कारण जो पहला चीज, क्रिस्टल का घनत्व क्या आ जाता है, घट जाता है। क्या होता है, क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। क्रिस्टल का घनत्व क्यों घटता है, अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि बताए कि शॉर्टकट दोष में धनायन और ऋणायन का संख्या गायब हो जाता है, तो बताइए इसका घनत्व कैसे घट जाता है। तो समझिए कि धनायन और ऋणायन अगर गायब होगा तो कुछ मात्रा में क्रिस्टल का जो है मास में भी कमी आएगा। और हम लोग जानते हैं डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, मास का। चूँकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला डेंसिटी बराबर मास बाय होता है वॉल्यूम। देखिए मास में अगर कमी आएगा तो डेंसिटी में क्या आएगा, कमी आएगा, ठीक है। इसलिए डेंसिटी इसका क्या होता है, कम हो जाता है। यही सवाल पूछा जाता है कि शॉर्टकट दोष के कारण जो है क्या प्रभाव पड़ता है क्रिस्टल पर। तो याद रखें क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है, शॉर्टकट दोष में घट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का कि ये जो है शॉर्टकट दोष हम लोग का कहाँ कहाँ पाया जाएगा। वैसे आयनिक कंपाउंड में पाया जाता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, हाई होगा। जिस भी आयनिक कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होता है, उस कंपाउंड में क्या पाया जाता है, शॉर्टकट दोष पाया जाता है। और इसमें जो धनायन और ऋणायन का जो आकार होता है क्या होता है, समान होता है। याद रखेंगे कि शॉर्टकट दोष में क्या होता है, धनायन और ऋणायन का आकार जो होता है क्या होता है, समान होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इससे देखिए क्रिस्टल में दो क्या फायदा क्या होता है कि अगर किसी भी क्रिस्टल से समान संख्या में धनायन और ऋणायन अगर गायब होता है तो उसके कारण क्या होता है, क्रिस्टल का स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाती है। क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। देखिए इससे क्या होता है, हम लोग का डेफिनेशन अंतर भी लिख सकते हैं। अंतर क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर पूछेगा कि फ्रैंकल दोष और शॉर्टकट दोष में क्या अंतर है, तो देखिए 4 पॉइंट यहाँ है और 1 पॉइंट हम लोग डेफिनेशन वाला दे देंगे। कौन सा, 4 पॉइंट हम लोग का यहाँ है और 1 पॉइंट हम लोग का डेफिनेशन वाला है। नेक्स्ट अगला है हम लोग का कि फ्रैंकल दोष किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, फ्रैंकल दोष, ठीक है। फ्रैंकल दोष कहते हैं जब किसी क्रिस्टल से जालक बिंदु से क्या होता है, धनायन निकलकर क्रिस्टल सतह में फंस जाती है, तो इससे जो उत्पन्न दोष होता है उसी को कहा जाता है क्या, फ्रैंकल दोष कहा जाता है। अब देखिए फ्रैंकल दोष को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टल लेते हैं। तो क्रिस्टल में क्या होता है, धनायन और ऋणायन का संख्या क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ क्या होता है, एक धनायन कोई भी पोजीशन का, यही वाला धनायन ले लेते हैं। ये धनायन अगर यहाँ से निकल करके यहाँ आ जाता है, क्या कहाँ जाता है, अगर ये धनायन निकल करके कहाँ जाता है, यहाँ आ जाता है, तो मतलब ये इसको बोला जाता है जालक सतह। क्या बोला जाता है इसको, जालक सतह। मतलब किसी क्रिस्टल से धनायन निकल करके जालक सतह में अगर फंस जाता है तो इसके कारण जो उत्पन्न होता है किसी भी क्रिस्टल में दोष, उसी दोष को कहा जाता है फ्रैंकल दोष।
फिर से समझें, किसी भी आयनिक क्रिस्टल में लेटिस पॉइंट मतलब जहां आयन उपस्थित रहता है वहां से एक धनायन निकल करके इसके सतह में आकर के फंस जाता है, तो इसके कारण जो उत्पन्न होता है दोष इस क्रिस्टल में, उसी को कहा जाता है फ्रेंकल दोष। ठीक है, उसी को हम लोग लिखे हुए हैं कि जब किसी क्रिस्टल के जालक बिंदु से धनायन निकलकर क्रिस्टल सतह में फंस जाती है तो इससे उत्पन्न होने वाले दोष को ही क्या कहते हैं, फ्रेंकल दोष। और ZnS, AgCl और AgBr, AgI में इन सब में क्या पाया जाता है, फ्रेंकल दोष पाया जाता है। ठीक है, अगला इसका शर्त को देख लेते हैं। ठीक, इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन शॉर्टकी दोष में क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। शॉर्टकी दोष में क्या होता है, क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, लेकिन इसमें क्रिस्टल का घनत्व जो है नहीं घटता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस दोष के कारण क्रिस्टल का स्टेबिलिटी क्या होता है, घट जाता है। ये जो दोष पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, उसमें शॉर्टकी दोष हम लोग का हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले आयनिक कंपाउंड में पाया जाता है, लेकिन ये लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले आयनिक कंपाउंड में ये पाया जाता है। कौन सा दोष, फ्रेंकल दोष। ठीक है, इसमें जो है धनायन का आकार क्या होता है, छोटा होता है और ऋणायन का आकार बड़ा होता है। अब देखिए यहाँ से ध्यान में रखना है कि शॉर्टकी दोष किसको कहते हैं हम लोग, कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल से धनायन और ऋणायन का समान संख्या में क्या होता है, गायब हो जाता है, तो उससे जो उत्पन्न दोष होता है उसको कहते हैं हम लोग शॉर्टकी दोष। अगर किसी आयनिक क्रिस्टल से के लेटिस पॉइंट से एक धनायन निकल करके उसी के जालक सतह में फंस जाता है तो इसके कारण उत्पन्न दोष को कहते हैं हम लोग फ्रेंकल दोष। ठीक है, तो याद रखेंगे शॉर्टकी दोष में क्या होता है, धनायन और ऋणायन का आकार क्या होता है, समान होता है, लेकिन फ्रेंकल दोष में क्या होता है, धनायन का आकार छोटा होता है और ऋणायन का आकार बड़ा होता है। उसमें क्या, शॉर्टकी दोष में क्या होता है, शॉर्टकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें धनायन और ऋणायन गायब होता है, कुछ मात्रा में उसके मास में कमी आ जाता है। लेकिन फ्रेंकल दोष में क्या होता है, जालक सतह में ही फंसा हुआ रहता है, इससे कोई भी धनायन और ऋणायन गायब नहीं होता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, इसके क्रिस्टल पर कोई फर्क, क्रिस्टल का घनत्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि इसमें मास का कमी नहीं आता है। दूसरा चीज उसका याद रखेंगे, शॉर्टकी में याद रखेंगे, उससे क्या होता है, अगर समान संख्या में गायब होता है धनायन और ऋणायन तो वो उसका क्रिस्टल का घनत्व, क्रिस्टल का स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ याद रखेंगे फ्रेंकल दोष में क्या होता है, क्रिस्टल का स्टेबिलिटी घट जाता है। हो गया। नेक्स्ट अगला है कि एफ सेंटर किसको कहते हैं। ये सवाल पूछा जाता है कि एफ सेंटर किसको कहते हैं। देखिए एफ सेंटर हम लोग कहते हैं कि जब किसी क्रिस्टल का कोई भी पॉइंट से, लेटिस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण वहाँ खाली जगह बच जाता है, तो उस खाली जगह पे क्या करता है, उस खाली जगह को इलेक्ट्रॉन भर देता है। मतलब एनायन, जब एनायन क्रिस्टल जालक को छोड़ करके क्या होता है, बाहर निकल जाता है, तो उस स्थान पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। मतलब वो स्थान कौन ग्रहण कर लेता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। फिर से समझिए कि कोई भी क्रिस्टल है हम लोगों का, कोई भी क्रिस्टल का कोई भी पॉइंट, लेटिस पॉइंट से क्या होता है, आयन निकल करके क्या होता है, बाहर चले जाता है। बाहर चले जाने का मतलब बाय द वे अगर हम लोग हीट दिए तो किसी भी लेटिस पॉइंट से क्या होता है, आयन उसका बाहर निकलता है, उस आयन के स्थान पर कौन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है। उस इलेक्ट्रॉन के आने से क्या होता है, क्रिस्टल रंगीन हो जाता है। क्या होता है, क्रिस्टल रंगीन होता है। उसको ही हम लोग कहते हैं क्या, एफ सेंटर कहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आकर के बच जाता है, या फिर बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण स्थान कर लेता है उसको बोला जाता है एफ सेंटर। उसी एफ सेंटर के कारण जो है क्रिस्टल क्या होता है, रंगीन होता है। सवाल ये पूछा जाता है कि कोई क्रिस्टल में जो है एनायन का स्थान इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे उसको क्या कहते हैं हम लोग, एफ सेंटर कहते हैं। जब किसी एनायन द्वारा छोड़े गए स्थान का स्थान जो है कौन ग्रहण कर लेता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। जब कोई एनायन अपना जगह को छोड़ने के बाद उस जगह पर जो है इलेक्ट्रॉन अगर आकर के बस जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग एफ सेंटर कहते हैं। और उस एफ सेंटर के कारण क्या होता है, क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, रंगीन होता है। ठीक है, क्रिस्टल कैसा होता है, रंगीन होता है। नेक्स्ट अगला है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस किसको कहते हैं। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं वह पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होता है, दुर्बल रूप से आकर्षित होता है, उसको हम लोग कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। या फिर दूसरे शब्दों में हम लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। ठीक है, वैसा ठोस पदार्थ जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन मतलब बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थित रहेगा तो उसको कहते हैं हम लोग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और जिसमें जो है टोटल इलेक्ट्रॉन जो अगर जोड़ा में रहेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन अगर पेयर में रहेगा तो उसको कहते हैं हम लोग डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे देखिए इसको ही लिखें, वह ठोस जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होता है, उसको हम लोग कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल है कॉपर Cu2+, निकेल 2+, अक्सर यही दोनों एग्जांपल में आ जाता है।
ठीक है। इसका हम लोग कैसे पता करते हैं कि कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक है? तो एक बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के बाद क्या करते हैं, उसको हम लोग ऑर्बिटल में सजाते हैं इलेक्ट्रॉन को। ऑर्बिटल में सजाने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर में रह जाता है तो उसको कहते हैं ये पैरामैग्नेटिक है। ठीक है। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ा में लग जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग डायमैग्नेटिक है। ठीक है। अगला टॉपिक है हम लोग का डायमैग्नेटिक। ठीक है। डायमैग्नेटिक हम लोग क्या करते हैं, वह ठोस जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होता है, दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता है, उसको कहते हैं हम लोग डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक में क्या होगा, सारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पेयर में होगा। टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होगा ऑर्बिटल में, पेयर होगा। ठीक है। तो मतलब वैसे भी बोल सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। क्या होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन जोड़ा में होते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है। अगला देखिए पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि ठोस विद्युत, ठोस का जो है, ठोस में जो होता है चालक, चालक, कुचालक और अर्धचालक में इसको हम लोग बांटते हैं। तो चालक का जो पूछा जाता है बताइए कि इसमें चालकता कितना होता है, क्या पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है कि चालकता कितना होता है। तो याद रखेंगे इसका जो चालकता का जो रेंज होता है वो कितना होता है, 10 पे पावर 4 से लेकर के 10 पे पावर 7 होता है। किसमें, चालक में। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि कुचालक में बताइए, मतलब विद्युत रोधी में बताइए, तो विद्युत रोधी में जो चालकता का रेंज जो होता है वो कितना होता है, 10 पे पावर -20 से लेकर 10 पे पावर -10 पर ओम पर मीटर के बीच में होता है। ठीक है। अगर अर्धचालक का अगर पूछेगा कि इसका चालकता का बताइए कितना रेंज होता है, तो बोलेंगे 10 पे पावर -6 से 10 पे पावर 4 पर ओम पर मीटर होता है। वैसे इससे जो है ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है कि ठोस चालक जो होता है, ठोस चालक में चालकता का जो रेंज होता है कहाँ से कहाँ होता है, बोलेंगे 10 पे पावर 4 से लेकर 10 पे पावर 7 तक। अगर बोलेगा कुचालक का बताइए कि कुचालक का चालकता का रेंज क्या होता है, बोलेंगे 10 पे पावर -10 से 10 पे पावर -20 से लेकर 10 पे पावर -10 तक। और अगर आपसे पूछेगा अर्धचालक में बताइए, अर्धचालक में चालकता का रेंज क्या होता है, तो बोलेंगे -6 पे 10 पे पावर -6 से 10 पे पावर 4 पर ओम पर मीटर तक। ठीक है। तो ये था हम लोग का सॉलिड स्टेट का कंप्लीट रिवीजन। आप क्या करें, इसको अच्छे से कर लें, क्योंकि इससे ज़्यादा शॉर्ट वीडियो आपको नहीं मिलेगा। एक ही वीडियो में हम लोग अपना पूरा सॉलिड स्टेट को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।